हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का अपना हार्दिक अभिनंदन। दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत हम सभी विद्यार्थियों ने वर्गीकरण के उद्देश्यों के बारे में, विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था कि आदर्श वर्गीकरण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सामान्यतः मैंने आप सभी को चार्ट के माध्यम से समझाया भी था कि सामान्यतः जो वर्गीकरण है हमारा, वर्गीकरण की 7 प्रकार की विशेषताएं बताई गई थी। आदर्श वर्गीकरण की विशेषताएं बताई गई थी और सामान्यतः से जो उद्देश्य बताए गए थे, उद्देश्य भी 7 प्रकार के उद्देश्यों में बताए गए थे। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम वर्गीकरण की रीतियों के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम समंकों का, सूचनाओं का हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं, ये क्लासिफिकेशन करने की कौन कौन सी रीतियां हैं, उन रीतियों के बारे में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी आज के बिंदु का नाम डाल लीजिए, वर्गीकरण की रीतियां। अध्याय हमारा 7वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है बच्चों। 7वां अध्याय चल रहा है हमारा। 7वें अध्याय में आज का जो बिंदु रहेगा हमारा रहेगा सांख्यिकी की रीतियां। सांख्यिकी की रीतियां। तो सांख्यिकी की कौन कौन सी रीतियां, उन रीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज। कौन कौन सी रीतियां बताई गई है। तो रीतियों का अध्ययन करने से पहले आप सभी को, बच्चों को बता दूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। भूलना मत माना बच्चे हमारे बेल आइकन बटन को। चलो हमारे अपने बिंदु पे आते हैं। समझ में आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा सभी बच्चे विद्यार्थी हुए। चलिए हमारे बिंदु पे आते हैं, सांख्यिकी की रीतियां। सामान्य तौर पर जो सांख्यिकी जो तथ्य होते हैं हमारे समंक, कहने का तात्पर्य है सांख्यिकी जो समंक होते हैं, समंक दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? दो प्रकार। तो पहले तथ्यों के बारे में, समंकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जब तक हमें तथ्यों के बारे में, समंकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम इसकी रीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं बता सकते हैं या समझ सकते हैं। इसलिए इसकी रीतियों को समझने से पहले इसके तथ्यों के बारे में समझना आवश्यक है। तो लिखिए इसके अंदर एक लाइन कि सांख्यिकी तथ्यों को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? सांख्यिकी तथ्यों को भी 2 भागों में बांटा गया है। सांख्यिकी तथ्यों को 2 भागों में बांटा गया है। अब सांख्यिकी जो तथ्य है हमारा, सांख्यिकी दो भाग, जो तथ्यों के जो 2 भाग बताए गए हैं, वे कौन कौन से भाग हैं, उन भागों को जान लीजिए। प्रथम भाग यहाँ पर, दूसरा भाग यहाँ पर। तो पहला जो भाग है, पहला वाले भाग को वर्णनात्मक तथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रथम वाले भाग को वर्णनात्मक तथ्य, और जो दूसरा वाला जो भाग बताया, दूसरा वाला जो तथ्य बताया गया है, उसे बताया गया है संख्यात्मक तथ्य। न्यूमेरिक कहने का तात्पर्य है संख्यात्मक तथ्य। तो 2 प्रकार के सांख्यिकी तथ्य या समंकों को 2 रूप में बांटा गया है, वर्णनात्मक समंक या तथ्य, संख्यात्मक समंक या तथ्य। अब वर्णनात्मक तथ्य होते क्या है, किन तथ्यों को, किन बिंदुओं को वर्णनात्मक तथ्य कहा जाएगा और किन बिंदुओं को संख्यात्मक तथ्य कहा जाएगा। तो इसी परिभाषा के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि वर्णनात्मक तथ्य हमारे क्या होते हैं। तो नंबर 1 डालिए सभी विद्यार्थी, वर्णनात्मक तथ्य। वर्णनात्मक तथ्य। तो वर्णनात्मक तथ्य हमारे कौन कौन से होते हैं? चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, जिन तथ्यों का बारे में वर्णन किया जाए, हम इनको बारे में बता तो सकते हैं, लेकिन इनको मापन नहीं कर सकते बिल्कुल। यानी इनको मापने 1 किलो है, 2 किलो है, 4 केजी है, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, इस प्रकार से वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनको केवल वर्णन कर सकते हैं। कैसे बच्चों वर्णन, आपको कैसे मैं बताता हूँ उदाहरण के माध्यम से। पहले इसकी डेफिनेशन जान लीजिए कि वर्णनात्मक तथ्य होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो लिखिए, वे तथ्य जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जाता, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से
नहीं मापा जाता है, नहीं जिन समूहों को जिन तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जाता है वह इन्हें ज्ञात करने के लिए एवं इन्हें ज्ञात करने के लिए निकालने के लिए कहने का तात्पर्य है इन्हें ज्ञात करने के लिए, इनका मापन ज्ञात करने के लिए, इन्हें ज्ञात करने के लिए किसी गुण का होना, ज्ञात करने के लिए किसी गुण का होना या नहीं होना देखा जाता है, नहीं होना देखा जाता है। और वो किस प्रकार देखा जाएगा वो उदाहरण समझ लो। जैसे के तौर पे यहाँ कह दिया गया कि ये पहली बात तो परिभाषा से समझ में आ गया, वर्णनात्मक तो क्या हो गया बच्चों, यानी वे तथ्य जो प्रत्यक्ष रूप से इनका मापन हम नहीं कर सकते हैं, जिनके बारे में वर्णन तो बहुत कुछ कर दे, ये ऐसा है वैसा है फलाना ठिकाना कहने का तात्पर्य है, लेकिन उसके बारे में हम एक मापन नहीं कर सकते, तराजू में तोल नहीं सकते, बता नहीं सकते कितना है किस प्रकार से है, उसका मापन नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा बुद्धिमान, अब क्या हम किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को माप सकते हैं कि कितने बुद्धिमान है व्यक्ति, ईमानदारी कह सकते हैं, बेईमानी कह सकते हैं, बुद्धिमान सामाजिक स्थिति या दशा, सामाजिक दशा, ईमानदारी, ईमानदारी कितनी है उसके अंदर, बेरोजगारी या वैवाहिक स्थिति, बेरोजगारी, वैवाहिक स्थिति आदि आदि का प्रत्यक्ष स्थिति आदि का प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये हमारी हो गई वर्णनात्मक। वर्णनात्मक क्या हुई, यानी आदमी कोई बुद्धिमान होता है, ईमानदार होता है, इसका मापन नहीं कर सकते, बता सकते कि ये आदमी बुद्धिमान है, ये आदमी बहुत ईमानदार, ईमानदार कितना ऐसा, इतना 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 या इतना या इतना, तो हम इसको बता नहीं सकते हैं कि इतना इतना में क्वांटिटी नहीं है, सब 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 5 फीट कितना ईमानदार है, इसकी क्वांटिटी नहीं बता पाए हम कि व्यक्ति ईमानदार कितना है, बेईमान कितना है, बेरोजगार कितना है, रोजगार प्राप्त सही इनकम, वास्तविक इनकम जो उसको मिलनी चाहिए वो इनकम प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसका सही प्रकार से मापन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार जो तथ्य समग्र होंगे तो कैसे कहलाएंगे बच्चों, ये तथ्य समग्र वर्णनात्मक तथ्य वर्णनात्मक समग्र कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड बिंदु। सेकंड हमारा है संख्यात्मक तथ्य। अब संख्यात्मक तथ्य कौन से होते हैं उनको भी समझ लीजिए। संख्यात्मक तथ्य, अब संख्यात्मक तथ्य क्या होते हैं, उन्हें किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, उनका मापन होता है या नहीं होता। तो लिखिए, वे माप जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से, वे माप जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, तो वे कौन से माप कहलाते हैं बच्चों, वे हमारे संख्यात्मक तथ्य माप कहलाते हैं। अब जैसे बताया, जैसे लिख लो, जैसे रूप में क्या बताया गया है, अब हम किन तथ्यों को हम माप सकते हैं, जैसे आयु, किसी व्यक्ति की आयु एज रही कहने का तात्पर्य, किसी व्यक्ति का भार वेट कहने का तात्पर्य, ठीक है, किसी व्यक्ति आयु, भार, लंबाई, आय, लंबाई, आय,
आदि को आयु में है, आयु को वर्ष में, भार को किलोग्राम में, लंबाई को फीट में, और आय को रुपये में, रुपए आदि में माप सकते हैं। आदि को उसमें माप सकते हैं, मापा जा सकता है, माप सकते हैं। अतः इस प्रकार के तथ्यों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के जो तथ्य आएंगे, समंक आएंगे, उनको इस प्रकार के तथ्यों को चर मूल्य क्या कहा जाएगा बच्चों? चर मूल्य कहा जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे हम प्रश्नों के चर मूल्य क्या होता है। तो चर मूल्य क्या हो गए? जिन्हें का हम मापन कर सकते हैं। ऐसे मूल्य जिन मूल्यों का मापन कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, जिनकी मापक इकाई का निर्धारण कर सकते हैं, वे मूल्य हमारे कौन से होंगे? चर मूल्य। आगे आने वाली क्लास में पूछ सकता हूं मैं कि चर मूल्य क्या होंगे, तो याद रखना बच्चों। इस प्रकार के तथ्यों को चर मूल्य कहा जाता है। चर मूल्य भी कहते हैं। ये इसके सामान्य तथ्य हो गए। अब इन दोनों तथ्यों के आधार पर इसकी रीतियों के बारे में बता दिया गया। तो रीतियों को समझने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना सही विद्यार्थी। आगे जानकारी प्राप्त करते हैं इसकी रीतियों के बारे में, या इसमें आगे जो कहना चाहता है, जिन बातों को समझाना चाहता है। यहाँ तो सभी विद्यार्थियों ने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लिख पाए, पीछे रह जाते हो लिखते हुए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है बच्चों, आगे अध्ययन करते हैं इनके बारे में हम। दो तथ्य हो गए, दो समूह कहने का तात्पर्य जिनके आधार पर रीतियों का प्रयोग किया जाता है। भाई क्या बात कह रहा है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लिखिए मेरे बात, उपरोक्त दोनों तथ्यों के आधार पर उपरोक्त दोनों तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण की रीतियों को उपरोक्त दोनों तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण की रीतियों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग बताए गए हैं। वो दो भाग कौन कौन से, वो भी जान लीजिए। वर्गीकरण की रीतियों के दो भाग कौन कौन से बताए गए हैं। सामान्य तो इसके दो भाग बताए हैं। अब ये दोनों भाग कौन से होंगे, उनके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए इनको कि कौन से वाले दो भाग कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, दो भाग लिख लीजिए। इसे कौन से रीतियां, यहां लिख देता हूं मैं, सांख्यिकी रीतियां। सांख्यिकी रीतियों के दो भाग बता दिए गए, प्रथम भाग, द्वितीय भाग। प्रथम भाग और द्वितीय भाग। अब प्रथम भाग क्या है? ठीक है, चलो ऐसे लिख लो, सादा सीधा सीधा, सादा और सिंपल। ठीक है, साथ दो रीतियों में पहली जो रीति बताई गई है उसका नाम है हमारा गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण। और जो दूसरी रीति बताई गई है हमारी बताई गई बच्चों संख्यात्मक वर्गीकरण।
गुणात्मक और संख्यात्मक, वर्गीकरण संख्यात्मक या वर्गांतरों के आधार पर वर्गीकरण, वर्गांतरों के आधार पर वर्गीकरण, ये दो भाग बता दिए गए। सांख्यिकी रीतियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरा कौन सा है हमारा? संख्यात्मक वर्गीकरण। अब दोनों वर्गीकरण के बारे में समझते हैं कि गुणात्मक क्या किस प्रकार से होगा और संख्यात्मक किस प्रकार से होता है। नंबर 1 डाले से विद्यार्थी गुणात्मक वर्गीकरण। नंबर पहला, यहां से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण। अब किस प्रकार से समंकों का जो वर्गीकरण किया जाता है वह गुणात्मक वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? तो इसमें देखिए, इस वर्गीकरण में या गुणात्मक वर्गीकरण में, इस वर्गीकरण में कौन से वाले में? गुणात्मक वाले में। तो इस वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण इकाइयों की संख्या के, इकाइयों की गुणों के आधार पर, ठीक है, निर्माण इकाइयों के गुणों के आधार पर, इकाइयों के गुणों के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है। इकाइयों के गुणों के आधार पर वर्गों का निर्माण किया जाता है, जिसमें प्रथम वर्ग को, जिसमें प्रथम वर्ग में गुण वाली इकाइयां, गुण वाली इकाइयां तथा दूसरे वर्ग में प्रथम वर्ग में तो गुण वाली और दूसरे में तथा दूसरे वर्ग में अगुण वाली या बिना गुण वाली, बिना गुण वाली इकाइयां सम्मिलित की जाती है। इकाइयां सम्मिलित की जाती है। दो वर्ग बनाए, कहने का तात्पर्य गुणात्मक वर्गीकरण में जब गुणों के आधार पर वर्गों का निर्माण किया जाएगा, गुणों के तो गुणों के आधार पर कैसे होगा? दो रूपों में होगा। प्रथम जो वर्ग बनेगा वह गुण वाले, प्रथम वाले वर्ग में गुण वाली केवल इकाइयां सम्मिलित की जाएगी और जो दूसरा वर्ग बनेगा उसमें बिना गुण वाली यानी अगुण यानी अवगुण वाली इकाइयों को ही सम्मिलित किया जाएगा। अब इन गुणों को सम्मिलित करने के बाद जो गुणात्मक वर्गीकरण है, गुणात्मक वर्गीकरण के भाग बता दिए गए। तो गुणात्मक वर्गीकरण के भी भाग, दो भाग बताए गए। तो यहां लिख लीजिए गुणात्मक वर्गीकरण के, इसमें लिख देता हूं, बना दूंगा, ठीक है। गुणात्मक, ऐसे लिख लो, इस वर्गीकरण के दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो गुणात्मक जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण के दो भाग बता दिए गए, नंबर 1, नंबर 2। अब दो भाग कौन कौन से बताए?
वो जान लो। दो भाग में प्रथम वाले भाग को कहा गया है साधारण वर्ग या द्विविभाजन वर्गीकरण। प्रथम वाले को क्या 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 कहा गया बच्चों? साधारण या द्विविभाजन वर्गीकरण। ठीक है, पहला वाला भाग तो ये हो गया और दूसरा वाला भाग बताया गया है इसका बहुगुणी वर्गीकरण। तो मतलब बताया बच्चों, दूसरा बताया गया है इसका बहुगुणी वर्गीकरण। दो भाग बता दिए गए, यानी गुणात्मक जो वर्गीकरण किया जाता है वह उसके दो भाग बताए गए या दो गुण बताए गए, साधारण या द्विविभाजन वर्गीकरण और दूसरा बताया बहुगुणी वर्गीकरण। अब साधारण विभाजन वर्गीकरण क्या होता है और बहुगुणी क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि साधारण वर्गीकरण में किनको सम्मिलित किया जाएगा और बहुगुणी वर्गीकरण में किसको सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 डाल लीजिए साधारण वर्गीकरण। नंबर फर्स्ट का नाम क्या बच्चों? साधारण वर्गीकरण। अब साधारण वर्गीकरण में किनको सम्मिलित किया जाएगा उसको समझ लो, किन तथ्यों को सम्मिलित किया जाएगा या ये वर्गीकरण जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। तो लिखिए, परिभाषा लिख लीजिए कि जब तथ्यों को एक गुण की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर यानी जब तथ्यों को एक गुण की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे साधारण वर्गीकरण या द्विविभाजन वर्गीकरण कहते हैं। तो उसे साधारण वर्गीकरण या द्विविभाजन वर्गीकरण कहते हैं। ये उसकी परिभाषा हो गई कि साधारण वर्गीकरण क्या होता है और द्विविभाजन वर्गीकरण क्या होता है। स्क्रीनशॉट लेना सही विद्यार्थी इसका। थोड़ा सा मैं इस वाले हिस्से को साफ कर रहा हूँ, इसके बाद वाले भाग को यहाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुणात्मक मैं साफ कर रहा हूँ इसको एक बार, थोड़ा सा इतना सा, ठीक है। साधारण के बारे में बता रहा हूं आगे। ठीक है, इसका शेष हिस्सा यहाँ पे ये मैंने एरो लगा दिया था कि आपको समझ में आ जाए। मैं समझ आ रहा होगा। इसके बाद वाला हिस्सा वहां ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है एरो? नहीं दिख रहा है? अब ठीक है, चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं कि साधारण वर्गीकरण क्या होता है और द्विविभाजन वर्गीकरण क्या होता है। अब तो दिख रहा होगा शायद। ये एरो लगा दिया मैंने ताकि आपको पता लग जाए।
ये जो ऊपर जो बात बताई गई है किसके बारे में बताई गई है? तो दिख रहा होगा। तो द्विभाजक व्याकरण कहा जाता है। अब इसमें जो गुणों होते हैं या जो अवगुण होते हैं, गुणों को व अवगुणों को किस प्रकार से व्यक्त किया, मैंने कहा आपको कि वर्गीकरण के अंतर्गत गुणात्मक वर्गीकरण में जो वर्गीकरण किया जाता है वह दो रूप में किया जाता है, दो वर्गों में किया जाता है। प्रथम वर्ग में गुण वाली इकाइयां और दूसरे वर्ग में अवगुण वाली या अगुण वाली या बिना गुण वाली इकाइयों को सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये साधारण जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा जनरल क्लासिफिकेशन, तो जनरल क्लासिफिकेशन में भी दो गुणों के आधार बांटे वर्ग बनाए जाएंगे। वो दो गुण कैसे होंगे? तो समझ लीजिए कि इसमें गुणों की उपस्थिति को साधारण वर्गीकरण में गुणों की उपस्थिति को गुणों की उपस्थिति जो होती है, प्रेजेंट कहने का तात्पर्य है, तो गुणों की उपस्थिति को बड़े वर्णाक्षरों कौन से, जैसे ए बी सी जो भी आगे ला जेड द्वारा व इसमें गुण है वो कहने का मतलब है, तो यानी जिसमें गुणों की अनुपस्थिति हो वह गुणों की अनुपस्थिति को छोटे वर्णाक्षर कहने का तात्पर्य है स्मॉल ए स्मॉल बी सी डॉट 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 जेड, ठीक है, द्वारा एवं ग्रीक वर्णाक्षरों। अब ग्रीक वर्णाक्षर कौन कौन से होते हैं उनको भी जान लिए। ग्रीक वर्णाक्षर अल्फा, जो कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा, तो बोलते हैं गामा। ये इसके अंदर गुण बताए गए हैं। क्या बताया गया बच्चों? इसके अंदर गुण बताए गए हैं। इन गुणों के आधार पर उनमें समंकों को बांटा जाता है अल्फा, बीटा और गामा आदि द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी ये इसके तथ्य हो, कहने का तात्पर्य इन सभी बिंदुओं के द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है। ये हमारा हो गया साधारण वर्गीकरण। समझ में आ गया? साधारण वर्गीकरण के अंतर्गत जो गुणों की जिन तथ्यों में जिन समूह गुणों की उपस्थिति होती है बड़े अक्षरों के द्वारा ए बी से लेकर जेड के द्वारा, जिस तथ्यों में समूहों में गुणों की अनुपस्थिति की छोटे वर्णाक्षर द्वारा, और कुछ शब्दों को ग्रीक वर्णाक्षर कौन से थे अल्फा, बीटा और गामा, इनके द्वारा उनको व्यक्त किया जाएगा या उनको चिन्हित किया जाएगा। इस प्रकार से साधारण वर्गीकरण संपूर्ण होता है। सेकंड हमारा आता है बहुगुणी वर्गीकरण। अब बहुगुणी कैसे होगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आगे आने वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी इंतजार करना बहुगुणी वर्गीकरण के बारे में। यदि आपको आज जो पढ़ाया हमने समझ में आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में, ठीक है बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट लेना है सभी विद्यार्थी एक बार, फिर मिलते हैं आगे वाली क्लास में। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? चलिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड।